नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मिडिल ईस्ट अमेरिका के लिए एक ऐसा दलदल बन चुका है जिससे बाहर निकलने का रास्ता अब डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन को दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जिस खाड़ी को अमेरिका अपनी जागीर समझता था, आज उसी खाड़ी में अमेरिकी सेना का हर पैतरा, हर अटैक पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो चुका है। ईरान ने ट्रंप के उस सुपर पावर वाले भ्रम को एक एक करके तार तार कर दिया है और अब अरब सागर की लहरों के बीच से जो खबरें आ रही हैं, उसने व्हाइट हाउस से लेकर के पेंटागन तक हड़कंप मचा दिया है। क्या ईरान सच में अमेरिका के सबसे घातक वॉरशिप यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को भस्म करने जा रहा है? खुफिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि ईरान ने किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले हमला करने की धमकी दे दी है। अरब सागर में गश्त लगा रहे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन पर ईरान की खैबर शिकन और फतेह जैसी हाइपरसोनिक और एंटी शिप मिसाइलें किसी भी वक्त हमला कर सकती हैं। ईरान की खूंखार आईआरजीसी सेना ने कसम खाई है कि यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया जाएगा। अब पूरी जानकारी क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार फिर से समझिए। दरअसल ईरान ने बड़ी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की धमकी दी है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मतलब कि शत्रु के हमले से पहले हमला करना, यानी ईरान इस स्थिति में आ चुका है कि वो अमेरिका पर पहले हमला कर देगा। अमेरिका हमला करे, इसका इंतजार अब ईरान नहीं करेगा। ईरान के पास अधिकार है कि संभावित यूएस हमले से पहले वो अटैक कर दे। हर देश अपनी रक्षा करना चाहता है, ऐसे में वो पहला कदम उठा सकता है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को निशाना बना सकता है ईरान, और पहले भी तो यही तस्वीरें उनकी तरफ से जारी की गई थी कि मिडिल ईस्ट में फारस की खाड़ी में जो तैनाती की गई अमेरिका की तरफ से, हमने उन्हें एक बहुत बड़ा दंश दे दिया है। लिंकन की तस्वीरें सामने आई थी जिस पर हमला किया गया था आईआरजीसी की तरफ से। यूएसएस अब्राहम की जगह अरब सागर में तैनात है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका जब भी किसी लंबे युद्ध में कूदा है, उसने सिर्फ और सिर्फ घुटने टेके हैं। वियतनाम से लेकर के अफगानिस्तान तक अमेरिका की इतिहास जग जाहिर है, और अब वही इतिहास खाड़ी के समंदर में खुद को दोहराने के लिए भी खड़ा हुआ नजर आता है। कैसे? आपको अमेरिका की हार का इतिहास बताती हूं कि कब कहां युद्ध किया और कैसे कैसे उसे हार मिली है। तो वियतनाम युद्ध की सबसे पहले मैं बात करूंगी। 1955 से 1975 तक ये चला, जिसका मकसद था कम्युनिज्म के प्रसार को रोकना, और हकीकत ये थी कि कम्युनिस्ट सरकार की वियतनाम में वापसी हो गई। 20 साल तक वहां पर अमेरिका रहा, लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं हुआ। अफगानिस्तान युद्ध का भी यही नतीजा रहा। 2001 से 2021 20 साल। मकसद 19/11/9/11 हमले के बाद अलकायदा और तालिबान का खात्मा करना, और हकीकत ये कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन ही लौटा लाए। सीरिया में भी संकट ऐसे ही गहराया। 2014 से लेकर 2026 तक अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की जाती है। मकसद होता है आतंकी संगठन आईएसआईएस को हराना। हकीकत क्या? अप्रैल 2026 में अमेरिका ने सैन्य ठिकाने खाली कर दिए और वहां जिसे कभी आतंकी का घोषित किया गया था, राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया गया, और बशर अल असद जो कि वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्हें सीधे सीधे फांसी की सजा सुना दी जाती। सब कुछ अमेरिका की देखरेख में हुआ। अमेरिका यहां पर भी वो हासिल नहीं कर पाया जो लक्ष्य लेकर के वो गया था। इराक युद्ध में अमेरिका ने क्या किया? 2003 से 2011 तक वहां पर अड़ा रहा, डटा रहा, कुछ भी कह सकते हैं। मकसद ये था कि कट्टरपंथी सरकार का खात्मा कर दें, और हकीकत यह है कि इराक में अब तक शांति नहीं लौटी। ईरान युद्ध भी इसी तरीके से चल रहा है। फरवरी 2026 से शुरू हुआ और अब तक मकसद था कट्टरपंथी सरकार का तख्ता पलट करना। हकीकत यह है कि ईरान में कट्टरपंथी सरकार और मजबूत हो गई है। आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे आ गए हैं, मुस्तफा खामनेई, और उनकी सरकार में जिस तरीके से भर्तियां हुई हैं, वो सबके सब कट्टरपंथी। ट्रंप को लगता था कि भारी प्रतिबंध, धमकियां, आर्थिक घेराबंदी से ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ट्रंप का यह जो भ्रम था कि अमेरिकी ताकत के डर से ईरान पीछे हट जाएगा, खाड़ी की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर गई। ट्रंप की यह आक्रामक नीति पूरी तरीके से बैकफायर कर चुकी है। अमेरिका ने ईरान को डराने के लिए अपनी नेवी की सबसे बड़ी ताकत, तैरता हुआ किला कहे जाने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर, खाड़ी के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन ईरान तब भी डटा रहा, मजबूती से डरा नहीं। उल्टा ईरान ने अपनी घातक एंटीशिप क्रूज मिसाइल और ड्रोन के झुंड को एक्टिवेट कर दिया है। ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है। यह 20वीं सदी का अमेरिका नहीं है जो मनमर्जी करेगा, यह 21वीं सदी का ईरान है जो घर में घुस करके मारेगा, और ईरान वही स्ट्रेटजी बना करके आगे बढ़ते जा रहा है।
अब आपको बताते हैं कि खाड़ी में ट्रंप का वॉर शो कैसे फ्लॉप हो गया है। ईरान पर हमला करके उसे नक्शे से मिटाने की कोशिश उनका मकसद था, लेकिन हकीकत ये रही कि दोगुनी ताकत से ईरान ने पलटवार कर दिया। अमेरिका मकसद लेकर के निकला था कि ईरान में रिजीम चेंज करेगा। हकीकत यह है कि ईरान में कोई बदलाव नहीं हुआ, सरकार पहले से ज्यादा और कट्टरपंथी हो गई है। मकसद ये था कि ईरान में जन आक्रोश भड़काया जाए। हकीकत यह है कि जंग में ईरान के लोग एकजुट हो गए। जो कभी ईरान सरकार का विरोध किया करते थे वो आज ईरान की सरकार के साथ खड़े हुए हैं। अमेरिका का मकसद था कि परमाणु कार्यक्रम खत्म करने की कोशिश की जाए। हकीकत यह है कि परमाणु कार्यक्रम पर ईरान पीछे हटा ही नहीं है, वहीं पर डटा हुआ है। अमेरिका का मकसद था कि हॉर्मुज में अमेरिकी कंट्रोल की कोशिश की जाए और आज की हकीकत यह है कि हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल और दबदबा बरकरार है। अमेरिका का मकसद था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम से हॉर्मुज खोलने की कोशिश की जाए। हकीकत यह है कि ईरान के वर्चस्व के कारण प्रोजेक्ट फ्रीडम पर रोक लगा दी गई। ईरान कोई कमजोर मुल्क नहीं है, उसके पास खुद का मजबूत डिफेंस सिस्टम, लाखों की फौज और सबसे बढ़कर प्रॉक्सी नेटवर्क का वो जाल है जो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को शमशान बना रहा है। अब खाड़ी में बारूद की गंध तेज हो चुकी है। ट्रंप के सारे दावे, सारे अल्टीमेटम इस वक्त बेअसर हैं। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका अपनी साख बचाने की जिद पर सब कुछ गंवाते जा रहा है। ईरान ने ट्रंप के किस किस भ्रम को एक एक करके तोड़ा है, जरा वो भी जान लीजिए। वर्ल्ड ऑर्डर में बैलेंस का काम, ये भ्रम था अमेरिका का जो कि अब टूट गया है। सच ये है कि वो सिर्फ अपने फायदे का काम करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट सबसे शक्तिशाली है, ये अमेरिका का भ्रम था। असलियत ये है कि यूरोपीय देश ही उनकी बात नहीं मान रहे हैं। हॉर्मुज के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप चिल्लाते रह गए, यूरोप साथ आए, नेटो साथ आए, लेकिन सब देशों ने ठेंगा दिखा दिया अमेरिका को। आपने ये लड़ाई शुरू की है, अब आप भुगतिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बुलाया और तमाम देश इकट्ठा हो गए और अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका जो सुपर पावर होने का दम भरता है, उनके कई बुलावे के बावजूद ना कोई यूरोपियन कंट्री गई, ना कोई नेटो सदस्य गया। यूएस को भ्रम था कि दुनिया की महाशक्ति वो है, लेकिन अब उसका ये भ्रम टूटा है और सच ये है कि अमेरिकी सेना पर ईरान बहुत भारी पड़ गया है। अगर ईरान की ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हकीकत में बदलती है और यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन पर आज भी आती है तो ये सिर्फ खाड़ी का युद्ध नहीं रहेगा, ये तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या ट्रंप इस दलदल से अमेरिका को सुरक्षित निकाल पाएंगे या फिर अमेरिका का घमंड इस खाड़ी में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। अब आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ईरान ने खाई कसम, यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन भस्म। खाड़ी का समंदर ला, यूएस सेना पर मंडरा रहा काल। आईआरजीसी के कदम न रुकेंगे, न थकेंगे, ट्रंप से बदला लेंगे। ईरान की मिसाइलें तैयार, यूएस सेना पर खतरनाक वार। यूएस सेना को फिर जंग का भय, 100% वर्ल्ड वॉर 3 तय। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिकी युद्धपोत को डुबाने की धमकी देकर के एक बार फिर से ट्रंप पर मानसिक दबाव बनाना चाहता है? अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं कर्नल टीपी त्यागी, कर्नल संजीत सिरोही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हकीम रजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले ईरान की प्रतिक्रिया, क्या सच में ऐसी कोई तैयारी चल रही है कि आप पहले अटैक कर दें अमेरिका के ऊपर? नमस्कार, जय हिंद।
देखिए, ये ईरान ने पहले से ही बता दिया है कि क्लियर कर दिया है कि इसके बाद हम डिफेंसिव से अब हम ऑफेंस में जा रहे हैं। तो ये जाहिर बात है, जहां से लगे कि हमला हो सकता है तो उस पे हमला करेंगे। सुप्रीम लीडर ने पहले ही बता दिया था कि आपके जो यूएसएसआर बोलो, अब्राहम लिंकन बोलो, या फिर जॉर्ज कोई भी जितने भी बड़े हैं, वो बड़े हार्डवेयर हैं, उसको जो समंदर के तह तक पहुंचाने के हथियार वो हमारे पास हैं। तो ये चीजें हैं, उससे बड़े पावरफुल हैं, वो बड़ी टेक्नोलॉजी है, ये हम करके दिखाएंगे। तो वो तो पूरी तरह, जब मरता क्या नहीं करता, जब अपने वजूद पे आ गए हैं तो वो डेफिनेटली वो करेंगे। उसके अलावा अभी क्या हो गया है कि जो इकोनॉमिक सैंक्शन ज्यादा कर दिया है, तो उन्होंने साफ तौर के से अभी कल से पूरे बयानात आ रहे हैं कि हम एनी मोमेंट, हमारे को कितना नुकसान हो रहा है इकोनॉमिकली, हम मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, कंपनीज हो या अमेरिकन इंटरेस्ट जितने भी हो, सबको मारेंगे। तो ये पहले से बता चुका है। इसीलिए अभी देखिए, ओमान के प्राइम मिनिस्टर थे, कतर के थे, ये सब आके बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान, जबकि उनका पूरी तरह एक यूं समझो एक चेला था अमेरिका, उसने आके बोला हम ये सैंक्शंस नहीं मानेंगे। अमेरिका, ये रशिया और चाइना पहले ही बता दिया हम नहीं करेंगे। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं 50 साल से इकोनॉमिक सैंक्शंस कर लिया, कुछ नहीं कर सका। जंग भी करके देख लिया, कुछ नहीं कर सका। देखिए, अभी उसको जान लेना चाहिए कि मेरी ताकत नहीं। जैसे अभी बोल रहे हैं कि प्रॉक्सीज, ईरान के प्रॉक्सीज, अरे भाई, आप नाटो बना के पूरी दुनिया में प्रॉक्सीज रखे हैं, पूरी दुनिया अपने बेसेस बनाए हैं। सबसे बड़ा प्रॉक्सी इसराइल है। तो आप लोग करेंगे तो सही है, यहां पर कुछ भी करेंगे तो कट्टरवादी। अरे भाई, आप जब बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर की बात करें, अरे आप हमला कर चुके हैं, वो न्यूक्लियर यूज कर चुके हैं, आपसे बढ़कर कोई शैतान है ही नहीं। तो उस पर कुछ नहीं करें, आप यहां बना लेंगे, उसके लिए आप इतना बड़े डिबेट चल रहे हैं। ये चीजें हैं ना, ये आप सही मानों में देखेंगे ना, पहले से भी क्या हो रहा है, जिसके पास पावर रहता है उसी का चलता है, उसी हिस्ट्री वही लिखता है। तो आज तक ईरान ने देखा कि पूरे आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बोला कि नहीं, हम भी कुछ पावर बनाएंगे। वो पूरी तरह बिल्टअप किए, अब बता रहे हैं कि नहीं, हम भी टेक्नोलॉजी में ले लो, एजुकेशन, कोई भी कुछ, एनी फील्ड, इकोनॉमिकली, हर एंगल में ये भी प्रिपेयर्ड हैं। तो प्रिपेयर्ड होकर सामने आए हैं, तो डेफिनेटली ये तो पहले ही बता चुके हैं कि हम डुबोने का हमारे पास सलाहियत, हम डुबाएंगे, वक्त आने पर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, क्यों नहीं। अभी देखिए, 1100 मील से दूर अधिकार है ईरान के पास, क्योंकि अमेरिका गया था भिड़ने के लिए। लेकिन क्या शक्ति है कर्नल टीपी त्यागी जी ईरान के पास? देखिए, पुराने टाइम में क्या हुआ था, वियतनाम में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, ये सब बातों को छोड़ दीजिए, वर्तमान स्थिति में आइए। वर्तमान स्थिति में ये कहना कि ईरान ने जॉर्ज वाशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमला कर दिया, गलत है। इतना जरूर है कि उन्होंने अनाउंस किया है। अनाउंस तो ईरान रोजाना नई धमकियां करता है। ईरान ने यह भी धमकी दी कि अमेरिकन मिडिल ईस्ट को छोड़कर तुरंत वापस चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में उन्हें वापस जाने का समय ही ना मिले या मौका ही ना मिले। ये धमकियां हैं। अब धमकियां में तो उन्होंने ये भी दी है कि अब तक तो हम डिफेंसिव पोस्चर में थे, अब हम दो काम करेंगे। पहला काम तो ये कि प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे, यानी कि जब हमको लगेगा कि अमेरिका हमला करने वाला है तो हम उसके हमला करने से पहले उस पर हमला करेंगे। फिर दूसरा उसने कहा कि अब जो रिटेलिएशन होगा वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा, यानी कि हमारे ऊपर जितना हमला होगा हम उसका 10 गुने हमले से जवाब देंगे। लेकिन ये जितनी भी बातें हुई, ये क्या हुई? ये हुई धमकियां। असलियत क्या है? क्या जॉर्ज वाशिंगटन के ऊपर एक भी मिसाइल दागी गई है? कहे जा रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर आ रहा है, लेकिन हुआ नहीं है। जब होगा तब देखा जाएगा। ये तो पहले ही ये कह रहे थे कि हम तो अब्राहम लिंकन को 2 हिस्सों में डुबो देंगे। ईरान के सेंट्रल स्क्वायर में बाकायदा दिखाया गया था कि कैसे उसे 2 हिस्सों में तोड़ा गया है और उसको समुद्र में डुबोया गया है। क्या डुबो सके? हाँ, युद्ध जब होता है तो उसमें दोनों तरफ नुकसान होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर नुकसान भी है तो आप जरा इसे अनुपातिक दृष्टि से देखिए। इसमें अमेरिका को अंदाजन कितना नुकसान? करीब करीब $50 बिलियन का। अमेरिका ने तो $400 बिलियन यूक्रेन के युद्ध में खर्च कर दिए।
उसके पास पैसे की ऐसी कोई कमी नहीं है कि $50 बिलियन पे ये कह दें कि साहब अमेरिका खत्म हो गया। और ये जो बिल क्लिंटन वगैरह के रेफरेंस दे रहे हैं कि साहब उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं वो फेल हो गई हैं। अरे भाई ये बताइए कि कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है अमेरिका का जिसने ईरान के साथ मित्रता निभाई हो। वो तो सब के सब ईरान के खिलाफ थे, क्योंकि ईरान हमेशा से कहता रहा है राइट फ्रॉम 1979 डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। जिमी कार्टर हो या उसके बाद में रोनाल्ड रेगन हो या बिल क्लिंटन हो या जॉर्ज बुश हो। जॉर्ज बुश ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ईरान इज ए एक्सिस ऑफ इवल। मीन्स सारे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ईरान के खिलाफ एक्शन लेना चाहते थे। ये एक प्रेसिडेंट है जिसने एक्शन लिया और करके दिखाया, और इसलिए जो अमेरिका के दूसरे प्रेसिडेंट हैं वो इस बारे में बयान देते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में कमी निकालते हैं। दूसरे जो एक नैरेटिव चल रहा है ज़्यादातर टेलीविज़न चैनल पर, वो नैरेटिव इसलिए चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो वॉलेटाइल कैरेक्टर है उसकी वजह से अमेरिका का जो मीडिया है वो ही उनके अगेंस्ट हो गया है, उनके अगेंस्ट हो गया है। इसका सबूत ये है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ये जो न्यूयॉर्क टाइम है और ये जो वाशिंगटन पोस्ट है ये रद्दी के टुकड़े हैं, ये गलत खबर आगे बढ़ा रहे हैं। असलियत में ऐसा है नहीं, क्योंकि अब जो स्थिति हुई है ये कहा जा रहा है कि ईरान ने मुनीर को भेजा और ईरान में, और इसने अमेरिका ने मुनीर को भेजा ईरान में कि किसी तरह समझौता कराओ। नहीं जी, गलत है। आप इसको जरा देखिए, कॉल कहाँ से आई थी? कॉल ईरान से आई थी, अमेरिका से नहीं आई, पाकिस्तान से नहीं आई। ईरान ने पाकिस्तान के मुनीर को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन पहले से थे, नुकसान बेचता हुआ है, उसका नुकसान बाहर आ नहीं रहा क्योंकि उसने सारे मीडिया को कैद कर रखा है। उसकी जो इकोनॉमी है उसकी पोजीशन ये है कि करीब 20 लाख रियाल आज $1 के बराबर है। इन्फ्लेशन 200% हो चुका है, तनख्वाहें केवल 20% बढ़ी है। महसिना दामिनी जैसी मामले अब कोई सुन ही नहीं रहा ईरान के शासन की। वहाँ पे जो लड़कियां हैं वो बगैर हिजाब के सड़कों के ऊपर घूम रही हैं। नहीं, ये तो पहले स्थिति थी, लेकिन अब तो कर्नल टीपी त्यागी जी, जो लोग सरकार का विरोध कर रहे थे वो भी सरकार के साथ स्क्वायर पर खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन कर्नल सिरोही, हाँ पहले बिल्कुल ऐसे वीडियो जारी किए गए थे ईरान की तरफ से, हालांकि वो एनिमेटेड वीडियोस थे जिसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास। जी जी सर, मैं एक सेकंड और जी सर प्लीज। मैं ये बताता हूँ कि ईरान में जो रेस्टोरेंट्स है वो बंद कर दिए गए। क्यों बंद कर दिए गए? क्योंकि जो वहाँ के जुआ है जब उसमें जाते हैं तो ईरान को लगता है कि ये मेरे खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जैसे लड़कियां हिजाब उतार के आ गई, लड़के जो हैं वो रेस्टोरेंट में ना जाने पाए, इकट्ठे ना होने पाए, रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं। यानी कि ईरान की पोजीशन वर्तमान में, जो अमेरिका का जो नुकसान हुआ सबके सामने बिल्कुल, कुछ रिपोर्ट्स में ये सर दावा भी किया गया, कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया जिसमें ये बताया गया था कि लड़कियां वहां पर बिना हिजाब के निकल रही हैं और सीधे सीधे सत्ता को ये चुनौती है। वहां के पूर्व मंत्री भी ये कई बार कह चुके हैं कि आगे जो वक्त आएगा उसमें हम एक जंग बाहरी मुल्क से लड़ रहे होंगे और एक जंग हम अपने अंदर घर पर लड़ रहे होंगे। कर्नल सिरोही, आपसे मेरा सवाल ये था कि पहले एनिमेटेड वीडियो जारी करके ये बताया गया था कि लिंकन को कैसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, लेकिन क्या ये तैयारी वॉशिंगटन के लिए नजर आएगी? क्या ये जज्बा IRGC दिखा पाएगी? ऐसा हो पाएगा या फिर से ये एक ख्याली पुलाव होगा जैसा वो एनिमेटेड वीडियोस थे? मीनाक्षी जी, धन्यवाद आपका, आपने मेरे चैनल पे बुलाया। जय हिंद। जय हिंद सर। अभी मैं दोनों पैनलिस्ट को सुन रहा था। देखिए, जहां तक सवाल इस चीज का है कि ये जो धमकियां हैं ये एक साइड से धमकियां नहीं आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो 28 फरवरी को हुई, उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन सिस्टम सब ईरान के खत्म कर दी, नेवी खत्म कर दी थी। 6 महीने बाद भी जो है ईरान जो है उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार और हमला करता भी है। तो ये सिर्फ धमकियां हैं एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने के लिए। लेकिन मैं 2-3 पॉइंट देना चाहता हूं जो आपका है कि काबिलियत का तो देखो, जैसे टीपी त्यागी साहब ने बोला है, काबिलियत तो डिपेंड करती है, लड़ाई लड़ने के बाद पता लगता है कि किसकी कितनी काबिलियत है। बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर जो है ईरान बोलता है कि हम
यूएसएस वॉशिंगटन को हम बर्बाद कर देंगे, अब्राहम लिंकन को हम बर्बाद कर देंगे, वो बोलने से या एनिमेटेड वीडियो बनाने से या बड़े बड़े पोस्टर लगाने से वो कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ईरान के पास अभी क्षमता है लड़ाई लड़ने की। क्या वो क्षमता इतनी है कि यूएसएस वॉशिंगटन को डुबो सकता कि नहीं डुबो सकता, वो वक्त बताएगा, नंबर वन। नंबर दूसरा, जो ये लड़ाई चल रही है वो उसमें ये है कि ये अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कर दिया। लेकिन अगर आप जो है रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हासिल क्या किया है। अगर आप डोमेस्टिक उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन देखें, 52% था जब वो ईरान, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने सेकंड टर्म में, आज वो माइनस में उनकी अप्रूवल रेटिंग चली गई है। तो ये अप्रूवल रेटिंग क्यों गई है? ये ईरान ने तो अप्रूवल रेटिंग नहीं डाउन करी, ये जो है किसी और मीडिया ने तो डाउन नहीं करी है, तो वहां की पब्लिक ने डाउन करी है। क्योंकि मेन 3 कारण है। एक तो पब्लिक जो ऑपोजिशन है वो इस लड़ाई का डे 1 से ही फेवर नहीं कर रहे थे, दे वर अपोजिंग दिस वॉर। नंबर 2, गैस के प्राइसेज जो है 50 to 60% बन गए हैं। और जिस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया गया है, मीनाक्षी जी आप देखिए, कहीं पे भी जब लड़ाई होती है उससे पहले डिप्लोमेटिक चैनल काम करती है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जाती है, ट्रेड बंद किया जाता है। जब ये चीजें सारी फेल हो जाती है उसके बाद जो है मिलिट्री ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाता है। यहाँ पे सैंक्शन लगाए, फिर लड़ाई लड़ी इस उम्मीद में कि हम ईरान को हफ्ते में 10 दिन में खत्म कर देंगे, रजीम चेंज कर देंगे। लेकिन जब 6 महीने तक नहीं हुआ तो वापिस जो है इकोनॉमिक डीमेज करके और ज्यादा सैंक्शन लगा दिए। अब आप मुझे बताइए, जो देश के ऊपर पिछले 40-47 साल से सैंक्शन थे और उसके बाद आपने और ज्यादा सैंक्शन लगा दिए, जिससे जो है कल टीपी त्यागी साहब कह रहे हैं कि वहां पे रेस्टोरेंट बंद हो गए, वहां पे जो है बुरा हाल है, वहां पे रियाल इतने डॉलर के मुकाबले में इतने नीचे गिरे। जब आदमी का तुम गला घोट दोगे और उसको सांस लेने के लिए भी मजबूर करोगे तो उस समय वो क्या करेगा? वो अपने हाथ पैर तो मारेगा। तो इसलिए जो ईरान जो भी करेगा वो जो है उसकी डू एंड डाई सिचुएशन में इज गॉट नो ऑप्शन। तो इसलिए अब अगर आप इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा के सोचते हो कि ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आ जाओगे, तो आप बिल्कुल नहीं लाओगे। आप कितने भी सैंक्शन लगा लो, अभी अमेरिका की वो स्थिति नहीं है, वो वर्ल्ड पावर अमेरिका नहीं है जो वर्ल्ड पावर आज से 20-30-40 साल पहले था। अभी जो है बाकी जो कंट्रीज है, चाइना ने साफ मना कर दिया है कि हम जो है अमेरिकन इकोनॉमिक सैंक्शन, रशिया बिलीव नहीं करेगा। बाकी धीरे धीरे कंट्रीज और भी जो है सेकेंडरी सैंक्शंस को जो है बाइकआउट करेंगी। तो ये ईरान के लिए एक जो है डू एंड डाई सिचुएशन है, उसके लिए उनको जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। मीनाक्षी जी ठीक है, लेकिन निपुण जी ये कितना मुश्किल होने वाला है आईआरजीसी के लिए खाड़ी में पहुंच करके वॉशिंगटन पर हमला करना? बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा उन्हें। मीनाक्षी जी, ऑलरेडी देखिए, एक बात हम लोग हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कि हम अपने मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। उनका जो कहने का मतलब था वो ज्योग्राफी से था, यानी कि हमारी जो भौगोलिक स्थिति होती है वो बहुत कुछ मैटर करती है। और ईरान को इस वॉर में लंबे तक टिके रहने की एक प्रमुख वजह ये भी थी कि ईरान की जो एक जियो स्ट्रेटेजिकल आप देख सकते हैं जो लोकेशन है, वो उसको एक एज देती है होमोस के अंदर। इसमें कोई दो राय नहीं। अमेरिका कितनी भी दूर से आ जाए और आने के बाद उसको अपने ठिये बनाने पड़ेंगे, अड्डे बनाने पड़ेंगे, और तब वो जाके ईरान का ब्लॉक कर सकता है नहीं होमोस से किसी भी सप्लाई को। और ऑलरेडी ईरान तो ऊपर बैठा हुआ है। और ईरान की क्षमता को हम कहते हैं कि अगर उसको अमेरिका के बेड़े पर हमला करना है तो मैं ये नहीं मानता कि उसको हम कम आंकेंगे। जिस प्रकार से हमले उसने अमेरिका के अड्डों पर किए हैं, चाहे वो गल्फ के कंट्री सऊदी हो, यूएई हो, सब पर हमले किए, तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट हमले ना करे, कर भी सकता है। और पहले भी ऐसी खबरें आई हैं कि हुए हैं। लेकिन बात यह है कि क्या ईरान पर, अगर ईरान इस प्रकार के हमले अमेरिका के जो भी वहां पर बेड़े हैं उन पर करता है, तो अमेरिका का जो रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन क्या ईरान उसको झेल पाएगा, ये बड़ा मुद्दा है। और रही बात ये कि इस प्रकार की बयानबाजी हमने प्रेसिडेंट ट्रंप की भी सुनी है कि हम एकदम ईरान को मैप से हटा देंगे, पुरानी सिविलाइजेशन और बना दी जाएगी, नई सिविलाइजेशन रहेगी नहीं। इस प्रकार की बातें तो हमने पहले भी सुनी है। और इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की भाषा में एक साइको वॉरफेयर, यानी कि कहीं ना कहीं दुश्मन से लड़े बगैर वहां पर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया जाए, ताकि जो सामने आपका क्या है दुश्मन है,
उसके सैनिक हैं या उसके जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनका हौसले पस्त हों, ताकि वो भी कहीं ना कहीं उस भय को या उस फील को क्या महसूस करें। तो मैं इसको कहूंगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस प्रकार के बयानबाजी हैं, और अगर बहुत हाई क्लास का अगर ईरान सोचता है कि हम अटैक करेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर अमेरिका के भी बड़े हमले होंगे, क्योंकि आपने अमेरिका के सीधे बेड़े को टारगेट किया, तो उसको टारगेट करने के बाद अमेरिका के हमले को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा ईरान के लिए। तो इसको मैं एक साइको वॉरफेयर की तरह देखें, और ये बात सही है कि अमेरिका के इसमें पैसे लगे हैं, लेकिन रियलिटी मीनाक्षी जी ये है कि जो पूरी लड़ाई है वो हो तो गल्फ में रही है, नुकसान किसको हो रहा है? अमेरिका का केवल पैसा लग रहा है, बल्कि नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान हो रहा है गल्फ के सभी देशों को, चाहे ईरान हो, सऊदी हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, सबको नुकसान हो रहा है। अमेरिका के अड्डे भी अगर लॉसेस हो रहे हैं, अमेरिका के अड्डों भी अटैक हो रहे हैं, तो डायरेक्टली क्या है, ये तो उन देशों की सॉवरेंटी भी वायलेंस ईरान कर रहा है। तो ईरान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी तो है कि ईरान इस प्रकार के हमले कर सकते हैं। देखिए, तुलना की दृष्टि से देखें तो नो डाउट कोई भी कह सकता है कि अमेरिका कई गुना ज्यादा ईरान से शक्तिशाली है, लेकिन होता क्या है कि इतने लंबे वॉरफेयर में ईरान का टिका रहना, एक तो ईरान का अपना जज्बा कि नहीं मुझे घुटने नहीं टेकने हैं। और मैं अभी जब ईरान के हमारे जो भाई बैठे थे बोल रहे थे, ये लड़ाई कोई आज की तो है नहीं, 1979 की लड़ाई है। आज उसका हम उग्र रूप देख रहे हैं, लंबा रूप देख रहे हैं, लेकिन ये बात ईरान पहले से जानता था कि इराक के खत्म होने के बाद, यानी कि सद्दाम हुसैन के खत्म होने के बाद अगला नंबर जो है वो ईरान का होगा। तो ईरान को उसी की तरफ प्रिपरेशन ईरान ने की। ईरान बड़े लाव लश्कर में नहीं गया, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि आने वाले समय में दुनिया इस बात को भी सोचेगी कि आप बड़े बड़े बेड़े रखते हैं, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट रखते हैं, लेकिन वॉर का जो नया तरीका बदला है वो ड्रोन के थ्रू, मिसाइल्स के थ्रू, नहीं, लेकिन ऐसी तैयारियां तो ईरान की तरफ से भी की जा रही हैं। ऐसी तैयारियां तो ईरान की तरफ से भी की जा रही है हकीम रजा जी की, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हमारा ना हो, ड्रोन से हम नुकसान पहुंचाते हो। ड्रोन की वजह से परेशान होकर के अमेरिका ने कॉपी तक करना शुरू कर दिया था ईरान के ड्रोन को। जी बेशक। हेलो, सुनाई दे रहा? जी जी प्लीज। जी बेशक। देखिए, मिसाइल्स और ड्रोन से इनकी मेन ताकत है। इन्होंने देखा, देखिए इसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी वार कैसे करना है, इसी को बोलते हैं कि कैसे चलना है। तो इसीलिए उन्होंने बनाया छोटे छोटे, कहाँ पे छोटे छोटे समंदर में शिप्स बनाए, स्पीड बोट्स बनाए, ड्रोन्स बनाए। इसीलिए क्योंकि देखिए आप अब्राहम लिंकन हो या शायद अभी यूएसएस वाशिंगटन हो, तकरीबन 1000 किलोमीटर से दूर जाके दूर खड़ा हुआ है, क्यों नहीं नजदीक आ रहा है? अगर डरना होता, अगर उसकी पावर ज्यादा होती तो नजदीक आता, भाग के क्यों जाके दूर खड़ा है? वो पहले आके, अब्राहम लिंकन तो ईरान के नजदीक था, जैसे ही मिसाइल हमले करना स्टार्ट किया वो भाग गया। हाँ, बहुत सारा नुकसान हुआ है, वो बताते नहीं है। छोटे छोटे ड्रोन पर छोटा मोटा नुकसान भी करना हार्डवेयर में बहुत बड़ी क्षमता रखता है। तो नजदीक आएंगे तो डेफिनेटली डुबाएंगे, दूर भाग के रहना यही साबित है। और दूसरी बात है कि अभी देख लीजिए ऑफेंसिव में, अभी इराक में कुर्दिस्तान में जब वो लग रहा था कि वहां से बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, तो अंदर जाके पूरा कुर्दिस्तान में जितने भी उसके प्रॉक्सी थे सबको मार दिया ईरान, मार के वापस आया। अभी जितने भी खाड़ी देशों में बेसेस हैं, सब बेसेस को मार दिया। अभी कहीं भी क्षमता है ही नहीं कि वहां से मारने की। जॉर्डन में थी, जॉर्डन में भी जाके मार दिया। तो अभी पूरे का पूरे के जितने भी इनके हार्डवेयर हैं, जितने भी समझो हार्डवेयर जितना भी अमेरिका का है, पूरा अब इसराइल में लेके चला गया, यूरोपियन देशों में लेके चला गया। क्यों नहीं नजदीक रख रहा है? तो ये क्षमता ईरान के पास है बोल के ही भाग रहा है ना, दूर भाग रहा है। नजदीक अगर क्षमता ना होती तो, क्योंकि उन्हीं के खुद के बेसेस हैं जितने भी खाड़ी में है, पूरे के पूरे अमेरिकन बेसेस हैं। तो ये मारना है पहले से अमेरिका। देखिए, यहाँ पर ईरान ने पूरे खाड़ी देशों को बता दिया था कि आप ये जब जंग होगी तो ये पूरा, क्योंकि फंडिंग पूरी खाड़ी के देश कर रहे थे, तो पूरी तरह जितना सैंक्शंस लगाए थे पूरे खाड़ी के देश अमेरिका के साथ थे। तो अमेरिका के साथ देने के बाद में उन्होंने बताया कि जो भी अमेरिका को साथ देंगे उनको मारेंगे। तो पूरे जितने बेसेस को नष्ट करने के बाद अभी लग रहा है कि अब जो अमेरिका जितने भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस पर मारेंगे। इसीलिए भाग के आ रहे हैं कि हम वो, अभी इससे पहले कई न्यूज़ आए कि कई पैसा यूएई से, कतर से फ्लाइट भर के आ रहे हैं। तो वो जो डिफरेंस, जो पैसा उन्हीं का था, समझो 100 बिलियन से ज्यादा पैसा ये रखा हुआ, फ्रोज करके रखा हुआ है। और ये चीजें 300 से ज्यादा बिलियन का नुकसान करके बैठा हुआ है, जो बमबारी करके। ईरान ने नहीं गया था, ये खुद आया था।
तो ये प्रिपरेशन ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए आज के दौर में मार जो खा ले वो बेवकूफ होता है, जो मारे वही अक्लमंद होता है। तो इसने ईरान ने पूरा, जैसे कि आपने हमारे दोस्त ने बताया कि 2003 से इराक और अफगानिस्तान को देखने के बाद, क्योंकि अफगानिस्तान में अलकायदा बनाया उन्हीं ने, हिलारी क्लिंटन ने खुद बोला क्या वी आर इम्पोर्ट वहाबिज्म एंड देन वी आर क्रिएटेड अलकायदा बनाने के बाद वही अलकायदा 9/11 का प्रॉब्लम किया। देखिए ये सब चीजें उन्हीं का जो करता है उसी को भुगतना पड़ता है। ये जब आप जुल्म करोगे, जालिम बनोगे, शैतानियत करोगे, वो प्रॉब्लम आएगा उन्हीं के ऊपर आएगा। देखिए ये आप ईरान को मालूम है शॉर्ट वार में नुकसान ज्यादा ईरान का होगा, इसीलिए लंबी जितनी चलोगे, ईरान को मालूम है कि इकोनॉमी पूरी इसराइल की, अमेरिका की, इसके साथ में यूरोपियन देशों के, उसके बाद स्लोली पूरा दुनिया की कोलैप्स होते जाएगी। तो ईरान तो बोल रहा है कि हमारी तो करेंसी आप कोलैप्स कर दिए हैं। तो ईरान में तो क्या है, पूरे का पूरा खुद मुख्तार पूरा डिपेंड हो गया। मालूम है कि ये प्रॉब्लम्स आएंगे बोल के, खाना पीना जो चीजें जरूरत है हर चीज वो खुद का बना रहा है, खुद कर रहा है, ऐसा भी किसी पे डिपेंड नहीं है। टेक्नोलॉजी में भी लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि कर्नल टीपी त्यागी जी कोई ईरान को मदद नहीं दे रहा हो? ईरान इतने दिनों तक खुद ही सरवाइव कर रहा है, कोई खाना पीना नहीं भेज पा रहा है, कोई उनसे तेल नहीं खरीद पा रहा है, और ईरान ऐसे ही सरवाइव करते जा रहा है। कोई कैसे भरोसा कर लेगा इस बात पर? तो कर रहा है, लेकिन सरवाइव किस हालत में कर रहा है? देखिए मैं लॉजिकली एक बात बोलता हूँ, ईरान जो अटैक कर रहा है वो करीब 1 दर्जन उन देशों पर कर रहा है मिडिल ईस्ट में जहां अमेरिका के बेसिस है, और अमेरिका अटैक केवल ईरान पर कर रहा है। अब मुझे बताइए कि प्रोपोर्शनेटली नुकसान कहाँ ज्यादा होगा? जो नुकसान 12 देशों में बट गया और जो नुकसान केवल ईरान में हो रहा है, यानी कि ईरान में नुकसान आउट ऑफ प्रोपोर्शन हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि ईरान ने ये कह दिया है कि मेरे यहाँ जो डैमेज होता है उस डैमेज की वीडियो बनाते हुए अगर कोई पकड़ा गया तो उसे दुश्मन का जासूस माना जाएगा। एक बात। दूसरी बात, ईरान हमला कर रहा है किससे? ड्रोन से या मिसाइल से। ड्रोन के अंदर 50-60 केजी बारूद, मिसाइल के अंदर 200, 300, 400 केजी बारूद, और जो बम डाले जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से उसमें 1 टन, 1.5 टन, 2 टन इतना बारूद। अब कल्पना कीजिए कि प्रोपोर्शनेटली जो नुकसान है वो कहाँ है। और अमेरिका के पास ईरान के मुकाबले ज्यादा इंटेलिजेंस है। उसने वहाँ के सैटेलाइट हेडक्वार्टर में, IRGC हेडक्वार्टर में, मिलिट्री हेडक्वार्टर में ऐसे ठिकानों पर हमला किया है कि वर्तमान तो छोड़िए, आने वाले समय में वो उस लेवल पर ना पहुंच पाए जिस पर वो युद्ध के पहले था। हाँ, इतना मानते हैं कि ईरान ने ये तैयारी लंबे समय से की थी। ये भी मान लेते हैं कि उसने जो अपनी मिसाइल सिटीज, करीब 90 मिसाइल सिटीज है, उसके कमांडर को ये कहते हुए सुना गया था कि हमारी एक मिसाइल सिटी से हम अमेरिका को कम से कम 1 महीने तक रोक सकते हैं। अगर हमने सारी मिसाइल सिटों का इस्तेमाल किया तो अमेरिका को सालों तक इसमें लटका सकते हैं। उन्होंने अपनी मिसाइल सिटी ग्रेनाइट और जागरोस हिल्स के नीचे, जमीन के नीचे बनाई है, जिनको अमेरिका नष्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन उनकी एंट्रेंस और एग्जिट पर हमला करके उनको बर्बाद किया था। ईरान ने उनमें से काफी खोल ली है। ये सब चीजें मानते हैं। ये अगर ईरान की जगह कोई दूसरा देश होता तो वो भी यही करता। लेकिन ऐसी स्थिति में जब रोटी के लाले पड़ जाएं तब वो कब तक लड़ाई लड़ेगा? एक क्लाइमेक्स आने के लिए, देखिए युद्ध के अंदर, मैंने चूंकि युद्ध लड़ा है, जब संता सिंह और बंता सिंह लड़ते हैं तो फिर आखिरी विजय उसकी होती है जो आखिर में 2 मिनट तक रुका रहता है। अब वो 2 मिनट तक रुकने की रेजिलियंस अमेरिका में ज्यादा है या ईरान में ज्यादा है? आप ये देख लीजिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस 1-2 नहीं हुई है। हाँ। 60 वेसल्स के ऊपर और 60 एंटिटीज के ऊपर रोक लगा दी गई है, और जो चीजें नहीं बताई गई, तैयारियां और कड़ी हो रही है जी। अब तो तैयारियां सर जी 7 देश है जिनसे ईरान की सीमा लगती है, और उन हर एक देश से, चाहे ब्रिंग, बोरो और स्टील, साम दाम दंड भेद, हर एक को यह कहा गया है कि आपकी सप्लाई ईरान में नहीं जाएंगी, ईरान की सप्लाई उधर नहीं आने देंगी। सप्लाई का रूट कट है, ब्लॉकेट लगा हुआ है। बिल्कुल ये हो सकता है ईरान की तरफ से जो तस्वीरें जारी की जाती हैं उनमें वो अपना बारूदी जखीरा तो दिखा सकते हैं कर्नल सिरोही, लेकिन वो बारूदी जखीरे को अगर किसी देश के ऊपर
दागना भी है तो उसके लिए सैनिक भी चाहिए और उन सैनिकों को जिंदा रहने के लिए रोटी भी चाहिए। अब अगर ये तमाम चीजें उसे नहीं मिल रही हैं, या जैसा अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि अगर किसी और देश ने ईरान की मदद की तो हम उस पर भी गहरे सैंक्शन लगा देंगे, जिसमें चाइना ने इनकार भी किया था कि ना तो वो मदद कर रहा है और अगर करना भी चाहता तो अमेरिका की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अमेरिका अगर ऐसा कह रहा है कि वो अगले देश पर भी सैंक्शन लगा देगा, बावजूद इसके चीन उसकी मदद कर रहा होगा, क्या ये स्वीकार हो जाएगा और अमेरिका को? देखिए, अमेरिका को स्वीकार हो या ना हो, अमेरिका की प्रॉब्लम है। चाइना किसी से डरता नहीं है। चाइना अब वो चाइना है जो अमेरिका से भी नहीं डरता है। और मैं आपको जो ये बातचीत हो रही थी कि जी वो इतना कहाँ से आ रहा है उसके पास, उसके सैनिक कैसे लड़ेंगे, रोटी नहीं खाएंगे तो लड़े। लेट मी बी वेरी क्लियर, उनके पास इतनी समस्या नहीं है रोटियों की जितनी हम उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। और उसका जो है जो रिप्लेनिशमेंट मैं बताता हूँ, जो कैस्पियन सी है जिसका बॉर्डर ईरान से भी लगता है और जिसका बॉर्डर रशिया से भी लगता है, उस कैस्पियन सी से जो कि लैंड लॉक सी है, वहां से जो रशिया उसको ड्रोन के पार्ट्स, बाकी एम्यूनिशन, बाकी एक्सप्लोजिव वहां से भेज रहा है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि रशिया उसको जो है ग्रेन्स वगैरह भी भेज रहा है, क्योंकि रशिया में ग्रेन्स की आटे दाल की कमी नहीं है। तो वो प्रॉब्लम ईरान की एज ऑफ नाउ नहीं है, आगे होगी कि नहीं होगी वो बाद में देखेंगे। नंबर दूसरा कह रहे हैं जी ईरान ने जो है हमले किए लेकिन नुकसान ईरान का हुआ है। ये रिस्क का एपिटाइट किसका ज्यादा है? कौन ज्यादा अपने डैमेज को बर्दाश्त कर सकता है? क्या ईरान बर्दाश्त ज्यादा कर सकता है, या ये जो गल्फ कंट्रीज है जिसमें जॉर्डन, बहरीन, कतर, जहां पे सिर्फ जिंदगी भर उन्होंने पैसे से ऐश करी, उनके ऊपर एक मिसाइल गिरती है तो उनका पूरा का पूरा सिस्टम जो है हिल जाता है, लोग वहां पे हिल जाते हैं। ईरान के ऊपर इतने हमले हुए, ईरान के ऊपर कोई इतनी ज्यादा उनका एपिटाइट जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा है। तो देयर इज नो कंपैरिजन के वहां पे हमने इतना नुकसान कर दिया। अगर इतने नुकसान से अगर ईरान झुक जाता तो अब तक तो लड़ाई कब की बंद हो जाती और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाती। नंबर तीसरी बात है, टेक्नोलॉजी से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अमेरिका ने वियतनाम में यही ट्राई किया कि टेक्नोलॉजी से जीत जाएंगे। वियतनामीज फार्मर्स जो थे उन्होंने अमेरिका को भगा दिया। अफगानिस्तान में अमेरिका नाटो कंट्रीज के साथ गया, वहां पे जो है तालिबान ने उनको वहां से भगा दिया। तो ये टेक्नोलॉजी से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर आपको लड़ाई जीतनी है और आपको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो आपको अपनी फौज को उतारना पड़ेगा। और वियतनाम और अफगानिस्तान के बाद अमेरिका को इस चीज का अंदाजा हो गया है कि अगर हमने अपने जो है बूट्स ऑन ग्राउंड करे, हमने अपने ट्रुप्स उतारे, तो हमारा वही असर होगा जो हमारा वियतनाम अफगानिस्तान में हुआ था। लेकिन आप बमबारी कितनी, मैं कह रहा हूं कल अगर यूएसएस वॉशिंगटन के ऊपर ईरान जो है अपनी मिसाइल ड्रोन दाग देता है, जिस तरीके से उन्होंने आयरन डोम को न्यूट्रलाइज किया था थोड़ी देर के लिए, आप इतनी मिसाइल और ड्रोन मारोगे कि जो उनके पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, थर्ड मिसाइल सिस्टम है, वो जो है 90% इंटरसेप्ट कर ले। लेकिन अगर 10% इंटरसेप्ट नहीं किया तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना नुकसान होगा। उस नुकसान के बाद अमेरिका उसके ऊपर कितनी भी बमबारी कर दे, कितना भी कर दे, क्या फर्क पड़ेगा उसको? तो वो तो पहले बर्बाद हुआ है, उसकी तो पहले बहुत नुकसान हुआ है। और अगर नुकसान से अमेरिका लड़ाई जीत सकता तो अब तक तो लड़ाई जीत जाता। तो क्यों नहीं जीत पा रहा है? एक मिनट जी मीनाक्षी जी, हाँ, एक लास्ट बात कहूंगा। ईरान के पास एक और जो कार्ड है वो ये है कि अमेरिका में भी इलेक्शन हो रहे हैं नवंबर में, इजराइल में भी इलेक्शन हो रहे हैं। अमेरिका इस लड़ाई को इस तरीके से बढ़ा रहा है ताकि वहां पे इलेक्शंस हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जिस हिसाब से अप्रूवल रेटिंग नीचे गिर रही है, रिपब्लिकन हार जाएंगे, डेमोक्रेट्स आ जाएंगे। जो है ट्रंप साहब के जो पर जो उड़ते हैं उनको काट दिया जाएगा। और सेम केस जो है बेंजामिन नेतन्याहू का इजराइल में होगा। अगर 27 अक्टूबर के इलेक्शन में वो हार जाते हैं तो ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी मीनाक्षी जी। ठीक है, लेकिन अगर यही बात है कि ईरान बहुत कमजोर हो गया है, ईरान को हराना बहुत आसान है, बावजूद इसके अमेरिका निपुण जी हरा नहीं पा रहा है ईरान को, क्या रणनीति है अमेरिका की जिसमें वो लैग कर रहे हैं? देखिए अभी सरोज बता रहे थे, त्यागी सरोज बता रहे थे, बड़े डिटेल से उन्होंने बताया भी। देखिए बात क्या है कि अगर हम तुलनात्मक देखें तो अमेरिका और ईरान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि अगर इसको हम इन दो देशों के बीच तक के वॉर को सीमित रखेंगे तो मुझे लगता है कि फिर हम इस वॉर की कहानी को नहीं समझ पाएंगे। देखिए यूक्रेन इतने दिनों तक जो टिका रहा रशिया के सामने,
तो क्या वो यूक्रेन की क्षमता है कि यूक्रेन अपनी क्षमता के दम पर टिका रहा? पूर्ण रूप में नहीं। यूक्रेन को एक भारी मदद मिली है, चाहे वो अमेरिका की ओर से मिली हो या यूरोपियन देशों की ओर से मिली हो। सेम वही बात आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? ईरान वाले मैटर में भी, चाहे वो रशिया के द्वारा एक स्ट्रैटेजिकल सपोर्ट दिया जा रहा हो या चीन के द्वारा फंडिंग सपोर्ट दिया जा रहा हो, तो ये भी एक बड़ी भूमिका है। और ईरान का अगर किसी तरह से गिरता है या ईरान हारता है, तो ये मानकर चलिए कि रशिया और चीन का एक किला जो है वेस्ट एशिया में वो गिरता है। ठीक है। क्योंकि उसके बाद कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो आपको रास्ता देख सके चीन और रशिया को कि वो गल्फ में या इस रीजन में खाड़ी के देशों में अपनी पकड़ को बना सके। क्योंकि बाकी तो सारे देशों, चाहे सऊदी की बात करें, यूएई की बात करें, कतर की, कुवैत की बात करें, वो सब तो अमेरिका के ग्रुप में शामिल है। तो बसता कौन है? आपका केवल ईरान बसता है। तो ईरान का गिरना एक किले के गिरने जैसा होगा। तो वो हर कीमत पर मदद करने का प्रयास करेंगे। तो वॉर जो में आज दिख रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहा है, लेकिन बैकएंड कौन खेल रहे हैं ये देखना मुश्किल होगा या ये देखना बड़ी बात होगी। और दूसरा आप देखिए, यूक्रेन वाले वॉर से दुनिया का पूरा ध्यान हट गया है। स्थिति आज यूक्रेन की क्या है किसी को पता ही नहीं है। तो रशिया के लिए तो बड़ा बेनिफिशियल है कि यूक्रेन में अगर उसको बढ़त मिलती जा रही है और पूरी दुनिया का ध्यान उस पर नहीं है और अमेरिका की ताकत जो है वो लग जाए कहाँ पर? ईरान से निपटने में ही। तो कहीं ना कहीं और ईरान वॉर के अंदर अमेरिका की जो एक क्रेडिबिलिटी है, एक जो साख है, वो भी तो दांव पर लगी है। मैं मानता हूं कि एक अंदरूनी जो पॉलिटिक्स होती है, इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, उसका इम्पैक्ट फॉरेन पॉलिसी पर पड़ता है, जिसमें कोई शंका वाली बात नहीं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्या है, अमेरिका जैसी महाशक्ति जिसने वेनेजुएला में रातों रात कमाल करके दिखा दिया, वो तो सोचे यही थे कि हम ईरान में जाएंगे, टॉप लीडरशिप को टारगेट करेंगे और टारगेट करने के बाद ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको और ज्यादा क्या मिलेगी? ताकत मिलेगी और ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाएगा, यानी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो ईरान में हुआ नहीं, सत्ता परिवर्तन हो जाए। बल्कि आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही, बल्कि जो विरोधी थे वो विरोधी भी कहीं ना कहीं ईरान के पक्ष में, प्रेजेंट सरकार के पक्ष में दिखाई देने लगे। मैं ये नहीं कह सकता कि पूर्ण रूप में, लेकिन बात यह है कि ईरान एक पुरानी सिविलाइजेशन है और पुरानी सिविलाइजेशन अगर नष्ट होती है तो नेशनलिज्म भी तो एक बड़ी बात होती है ना, किसी देश के अंदर लड़ने का जज्बा। और आपको याद होगा एक बार ईरान के अंदर ये बात हुई थी कि अगर अमेरिका हमारे यहाँ पर ग्राउंड ऑन फुट करता है तो उस स्थिति में मोज़ेक सिद्धांत वहां पर लागू होगा, यानी कि जितने भी ईरान के प्रोविंस हैं या राज्य हैं, जो उसकी यूनिट्स हैं, उनको ये ऑर्डर जारी कर दिया गया था कि तुम अपने हिसाब से लड़ाई को जारी रखना, यानी कि अमेरिका को कोने कोने वहां पे फाइट करनी होगी। दूसरी बात क्या है कि देखिए, पाकिस्तान ग्राउंड ऑन फुट करने के लिए उसको सपोर्ट चाहिए किसी ऐसे देश का जिसकी जमीन से वो ईरान पर हमले कर सके। और स्थिति ये है कि सऊदी वगैरह जैसे देश ये तो इस प्रकार की परमिशन नहीं देंगे, लेकिन पाकिस्तान दे सकता था। पर पाकिस्तान भी ये बात जानता है कि अगर ग्राउंड ऑन फुट करता है अमेरिका तो मैं ही उसका क्या होऊंगा स्टार्टिंग, या मैं ही उसका अड्डा बनूंगा जहां से वो अटैक करेगा। तो पाकिस्तान भी अपनी इस बात को समझते हुए, चाहे सऊदी के साथ, टर्की के साथ, अभी जैसे बांग्लादेश की बात चल रही है, उस प्रकार के डिफेंस पैक्ट करना है ताकि मुझे ग्राउंड ऑन फुट ना करना पड़े। तो बात ये देखिए, अमेरिका का जो एक कहते हैं ना, एक दौर जो था वो दौर अब पहले जैसा नहीं है। लोग अपने अपने इक्वेशन, ये बात माननी पड़ेगी कि आज की दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ना कि यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड होता तो जो आपने इराक में किया, जो आपने अफगानिस्तान में किया, आप कर ले जाते। लेकिन यहाँ पर चुनौती मिल रही है लगातार अमेरिका को कि अमेरिका ये ना माने कि पूरी दुनिया जो है वो क्या है, अब अमेरिका के अकॉर्डिंग चलेगी। मेरे को तो ये भी डाउट है। मैं बिल्कुल, ईरान ने कहीं ना कहीं ये सबक तो सिखाया है कि अमेरिका जहां चाहे, जैसे चाहे वहां घुस करके हमले करके उस जमीन को पर अपना अधिकार नहीं बता सकता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।